कि आपसे जुड़े रहे जब तक कुछ लोग और आते हैं हमारे बीच 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। एक और बहुत बड़े कवि जिनको आप अक्सर देखते रहते होंगे टीवी पर भी, वो आपको अपने हास्य से गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। और राष्ट्रवाद भी वैसे तो बहुत अच्छा लिखते हैं, पर मेरा मन है कि वो आज कुछ हास्य की बात करें, क्योंकि राष्ट्रवाद को भी कलाम भारती जी सुना गए हमको, हम उसी से ओतप्रोत है अभी। कृपया नाम मैं लेता हूँ रजी गुप्ता जी, जोरदार ताली दीजिए रजी गुप्ता जी। भुवनेश जी को विशेष मैं प्रणाम करता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए कि हमें सबको साथ बैठने का एक अवसर मिला। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं कि बताएं क्या तुम्हें कितना वतन को प्यार करते हैं, बताएं क्या तुम्हें कितना वतन को प्यार करते हैं, लगाकर शीश पर माटी सदा सत्कार करते हैं। उतरता है नहीं कर्जा हजारों जन्म लेकर भी, नमन अपनी धरा को हम तो बारंबार करते हैं। मुझे भुवनेश जी ने हास्य के लिए यहाँ आमंत्रित किया है और हास्य का कवि हूं तो 2 पंक्तियों से अपनी बात कहता हूं कि आजकल आप सबके सामने चल रहा है बिल्कुल जो मामला नोटबंदी का, 2 पंक्तियों का हास्य का मजा लीजिएगा कि आजकल कवि सम्मेलन में कवि क्या कह रहे हैं कि कवियों की कविताएं सुन लो पुण्य कमा लो, कवियों की कविताएं सुन लो पुण्य कमा लो, पुरानी करेंसी में कवि सम्मेलन करवा लो। भले ही वो बाद में वेस्ट हो जाए लेकिन चलते जमाने। और 4 पंक्तियों का मजे लेना अमित भाई, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक बड़े कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैं किसको देखना, मुझे छोड़ के सारी बड़े हैं। एक बड़े कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, पहले तो तुम मुझे देख देख जीती थी, सुबह शाम मेरी कविताओं का रस पीती थी, अचानक क्या हुआ, क्यों आजकल बिल्कुल मौन है। वो बोली नोट बदलवाने के लिए बैंक अधिकारी मिल जाए तो सारे कवि को पूछता ही कौन है। तो कहीं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मैं तो एक बार पप्पू के स्कूल में चला गया। अच्छा। मैं जहां भी जाता हूँ वहां देखता हूँ पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। तो मैं पप्पू के स्कूल में चला गया। मैंने कहा तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे होते हो? बोला जी नकल चला के, फर्रे चला के। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं है, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। अच्छा, एक पप्पू फेल हो गया तो मैंने उससे पूछा, बेटा तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धोने पप्पू फेल हो गया। अभी बड़ी देशभक्ति की कविता सुना दी गई कलाम भाई। देखो देशभक्ति अभी भी बची हुई है हमारे देश में, लेकिन कहां बची? मैंने हास्य से 4 पंक्तियां लिखी कि देशभक्ति बची हुई है। जेब कतरों में मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मजा लेना और फिर हाथों को तालियों में तब्दील करना कि जेब कतरे का बेटा बोला, जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। तो स्थिति ऐसी है। वो मोदी जी का जिक्र कर रहे थे भुवनेश जी, एक समय था जब अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसे अमेरिका ने अभिनंदन किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भारत का अभिनंदन हुआ। और मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि हमारा देश रोटी का उनका देश पिज्जा का, हमारा देश रोटी का उनका देश पिज्जा का, जब चाहा जिसे रोका, न पैमाना था वीजा का कि नखरे था दिखाता
वीजा नहीं देंगे, स्वागत कर रहा है देख लो अपने जीजा का। लेकिन आजकल लोग बड़े दुखी भी हैं, लोग कह रहे हैं बड़ा परेशान हो रहे हैं। नाम को सार्थक कर रहे हो रसिक भाई। धन्यवाद। आजकल लोग दुखी भी हैं, वो कहते हैं भाई हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा जी क्यों? तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, उनका दर्द और उसका उपाय मैंने बताया कि भाजपाई नेताजी से मैंने जब पूछ लिया, हास्य की 4 पंक्तियों का मजा लेना, कि भाजपाई नेताजी से मैंने जब पूछ लिया कैसी इस बार का हो दिवाली मनाई है, पूछते ही रोने लगा, पागल सा होने लगा, बोला मेरा दुश्मन अपना ही भाई है। मंत्रालय जाता हूं मैं, रोज खाली आता हूं मैं, पूछती है पत्नी जी कितनी कमाई है, और मोदी जी ने अपना बसाया नहीं घर पर, मेरा घर टूटने की नौबत सी आई है। बड़ा अच्छा यहाँ लग रहा है, और मातृशक्ति भी यहाँ, और हमारी बेटियां भी कुछ, अटल जी को हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी देश की बेटियों के नाम, जो पदक लेके आई और भारत का नाम रोशन किया, कि जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, बड़े पत्थर दिलों को मोम सा जो मोड़ देता है, बिना बेटी लगे ऐसे कि जैसे फूल में खुशबू, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। और जो मातृशक्ति बैठी है, मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, और भी हमारे कई बड़े कवि यहाँ विराजमान है, अमित भाई बैठे हैं, सबको पढ़ना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरे मुखड़े से मिट्टी पोंछ पल्लू सान लेती है, एक माँ की जो विशेषता होती है, मेरे मुखड़े से मिट्टी पोंछ पल्लू सान लेती है, मेरी जिद पर मेरी हर बात भी वो मान लेती है, मैं पहला पांव तक भी घर में अपने रख नहीं पाता, मेरी आहट से मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। बहुत बढ़िया रसिक भाई, मैं चाहता हूँ पुनः जोरदार तालियां रसिक भाई के लिए बजाएं। मेरा स्टाफ से निवेदन है कि यदि कुछ कुर्सियां यहाँ पर लग सकती हों तो कृपया देख लें। यदि संभव हो तुरंत इंतजाम किया जा सकता हो तो कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें और कुछ कुर्सियां यहाँ पर लगवा दें। एक बार जोरदार पुणे तालियां बजाएं। हमारे बीच आदरणीय अविनाश राय जी हैं, जैसा मैंने पहले बताया, यदि राजनीति के शिखर पुरस्कार कोई आज इंटरनेट ढूंढने निकले देश के अंदर तो केवल एक नाम हमारे सामने नजर आता है, अविनाश राय जी का। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मंच को गौरव प्रदान कर रहे हैं। उनके पास थोड़ा आज बहुत कम समय है, मगर मैं फिर भी बार-बार उनको साधुवाद देता हूँ, उनके सामने प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और वो आज यहाँ हमारे बीच आए। समय क्योंकि बहुत कम है उनके पास, 3:30 बजे उनको यहाँ से निकलना और 3:27 हो चुके हैं साथियों। इतने बिंदेश्वर पाठक जी परम विभूषण हमारे मंच को गौरव प्रदान कर रहे हैं, साथ में हमारे उत्तर पूर्वी जिला के जिला अध्यक्ष और हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रतिनिधि अजय महावर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे कुछ और अतिथि अभी आ रहे हैं, एक तो यहाँ फोन थोड़ा काम नहीं कर पा रहा, इसलिए कोऑर्डिनेट करने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, मगर फिर भी आशा है वो समस्याएं जल्द दूर हो जाएंगी और हमारे अतिथि भी आ जाएंगे। कुछ संसद भवन की अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक पहचान है पूरे देश के अंदर, तो उसी को बनाए रखने के लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था के कारण कुछ थोड़ी सी परेशानी हमारे अतिथियों को हो सकती है। कृपया उसको अन्यथा ना ले और ये मानकर चले कि आप एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे हैं, और जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा सर हमेशा नीचे रहता है, हम नतमस्तक होकर जाते हैं। आज भी बस यही भावना के साथ हमको इस संसद भवन में आना है कि आज हम लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आए हैं तो हमको नतमस्तक रहना है। और यहाँ जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये उस
लोकतंत्र के मंदिर के ये वो देवता है जो इसकी सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए कोई भी देवताओं से ना उलझे, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। आप जानते हैं कि भले ही वो घर के देव हो या इस लोकतंत्र के मंदिर के देव हो, उलझना ही बेकार है। बस ध्यान रखिएगा विशेष रूप से ये बात। चलिए, कि समय बहुत कम है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, आप देखेंगे। बेटियों की सुरक्षा को लेकर मोदी जी का आयोजन पूरे देश में आज चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, ये पिछली सरकारों के लिए बड़े सोचने का विषय है कि देश के 60 साल राज करने के बाद एक जब प्रधानमंत्री कोई आया तो उसको एक इतने बड़े लेवल पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाना पड़ा। और ये न केवल पिछली सरकारों को सोचने का विषय है साथियों, हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये अत्यंत चिंतन का विषय बन जाता है कि इस देश के अंदर हमने आजादी की, स्वतंत्रता के इतने वर्ष बिता दिए, लगभग 7 दशक हमने इसमें बिता दिए, और उसके बावजूद भी आज देश के किसी शीर्ष सत्ताधारी को, देश के प्रधानमंत्री को हमको ये बताना पड़ता है कि हम बेटियों को बचाएं। ये बहुत चिंतन का विषय है। ये एक ऐसा विषय था जो कम से कम भारत में तो बिल्कुल नहीं आना था। ये विषय भारत की महिमा इतनी महान इसलिए नहीं रही कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े अन्य क्षेत्रों के काम कर दिए। हमने जिन क्षेत्रों में काम किया तो उसमें सबसे पहला और सबसे मुख्य क्षेत्र हमारी बेटियों के सम्मान का ही है, नारियों के सम्मान का ही है। इसलिए हम यहाँ विश्वगुरु बने। हमारे यहाँ वेदों में भी नारी को देवी कहकर संबोधित किया गया, हमारे धर्म ग्रंथों में भी देवी कहकर संबोधित किया है नारी को। और ऐसे पावन देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने हमको यहाँ पर पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बड़े चिंतन का विषय बन जाता है और ये सोचने का विषय बन जाता है कि ऐसे क्या कारण रहे कि हमारे अंदर ऐसी कमियां आ गई कि कोई प्रधानमंत्री आया और उसको ये कहना पड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी विषय को लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम बेटियों की सुरक्षा को लेकर होगा कि बेटियां अपनी सुरक्षा कैसे करें। एमटी पैंथर्स एकेडमी के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर नलिनी गुप्ता जी, उनके सानिध्य में यहाँ पर यह आयोजन होगा। और खजूरी के बड़े होनहार बच्चे आप देखेंगे, मैं उनका परिचय आपको उनके एड के बाद दूंगा। आप देखेंगे कि कितनी प्रतिभा उनके अंदर है, जिन्होंने खजूरी, हमारे यहाँ बहुत छोटा सा क्षेत्र है खजूरी गांव, वहां से निकलकर किस प्रकार से पूरे देश में अपनी एक पहचान स्थापित करी। और इस पहचान को स्थापित करने का सारा श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो अनिल गुप्ता जी होते हैं। और उनका सहयोग करने का यदि मुख्य रूप से किसी को सहयोग जाता है, उनके सहयोग करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे उत्तर पूर्वी जिला के सांसद श्री मनोज तिवारी जी को जाता है। आप दोनों ने मिलकर जो क्षेत्र के लिए काम किया और हमारे इन बच्चों के लिए काम किया, वो अपने आप में इतना सुंदर है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इनके सम्मान में कहूँ बच्चों के, आप देखेंगे उनका। इसके अलावा यहाँ पर अटल जी की एक प्रश्नोत्तरी का हमने कार्यक्रम किया है। अटल जी से के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे और जो उनका आंसर देगा उनके लिए एक छोटे से सम्मान का यहाँ पर आयोजन है। इसके अतिरिक्त हमारा अटल जी की एक कविताएं जिसको मैंने संपादित करने का साहस किया है, हालांकि साहस नहीं से दुस्साहस कहते हैं। अटल जी वो महान व्यक्तित्व है जिनकी कविताओं का संपादन करना मेरे ऐसे बालक के लिए तो कम से कम बिल्कुल संभव नहीं है, पर फिर भी उनकी किताब को लाना था। हालांकि आपने बहुत पढ़ी होंगी उनकी कविताएं, मगर फिर भी मेरी जो चयनित कविताएं थी, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कविताएं हैं, मैंने उनका एक संकलन यहाँ पर तैयार किया है, उसका यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पिछले वर्ष 2015 के जो अवार्डी है उनकी एक स्मारिका हमने यहाँ पर बनवाई है, उसका लोकार्पण हम यहाँ पर करेंगे। इसके अतिरिक्त अटल जी के जीवन से जुड़ी कुछ चीजें आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है अटल सम्मान समारोह, जिसके लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए। ये हमारे कुछ विशेष कैटेगरी में दिए जाते हैं, केवल 3 कैटेगरी में हमारे को हम देते हैं यहाँ पर। ये सम्मान हमारी संस्था के चेयरमैन जी में भी यहाँ पर आने वाले हैं। 3 कैटेगरी है क्योंकि अटल जी का जीवन मुख्य रूप से पत्रकारिता से जुड़ा रहा सबसे पहले, उसके बाद साहित्यिक रूप से उनको जाना जाता है, उनकी कविताओं के लिए उनकी पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक पहचान है। और इसके अतिरिक्त
जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्धि उनको मिली वो है एक राजनेता के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में। तो बस इन्हीं 3 कैटेगरी को लेकर हमने एक सम्मान बनाया है। साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में और हमारे बीच हमारी संस्था के चेयरमैन आदरणीय श्री रोशन कंसल जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए, आदरणीय श्री रोशन कंसल। और साथियों भी मैं जैसा कह रहा था, वाजपेयी जी जिस कुल के हैं उस कुल के अंदर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां होती है जिला, उस जिला के जिला अध्यक्ष बने हैं हमारे आदरणीय रोशन जी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए रोशन कंसल जी। हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र चंचल जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि भाई जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए नरेंद्र चंचल जी। गायकी की दुनिया में भजन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हमारे बीच होता है नरेंद्र चंचल जी। आज के ये हमारे अवार्डी हैं। यहाँ पर हम इनका सम्मान करेंगे, हमारे आदरणीय नरेंद्र चंचल जी का। और जैसा मैं कह रहा था कि हमारे आदरणीय अविनाश राय जी पर बहुत कम समय यहाँ पर है। आदरणीय हमारी संस्था के चेयरमैन रोशन कंसल जी है, मैं उनसे अनुमति चाहता हूं कि भाई साहब अविनाश राय जी को थोड़ा जाना है 3:30 बजे, तो चाहते हैं एक छोटा सा सम्मान पहले उनका करें और फिर उसके बाद चंद शब्द उनके जरूर सुनना चाहेंगे। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए सबसे पहले अविनाश राय जी का। और एक हमारा अतिथियों का सम्मान एक वहां से आप अतिथि सम्मान इधर से हमारे सभी अतिथि मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए और उनका अभिनंदन करें। यहाँ पर आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। स्थान लेते हैं अपना। मैं धर्मल उनसे अनुरोध करता हूं समय क्योंकि बहुत कम है, मैं ज्यादा भूमिका ना बनाते हैं उनको सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए अविनाश राय खन्ना जी। जहाँ से जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम की रूपरेखा, फर्स्ट टाइम मुझे जहाँ आने का मौका मिला है तो मन था कि मैं पूरा कार्यक्रम में रहूँ। और जो लास्ट आइटम थी वो मुझे सबके साथ करनी थी, वो भी आपके साथ करूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके कारण मुझे वापस पंजाब जाना है अभी ट्रेन है मेरी। तो बहुत आदर से मैं पाठक जी इनके बारे में भी बताया गया है कि सैनिटेशन एंड सोशल रिफॉर्ममेंट के वो चेयरमैन हैं रोशन जी और हमारे अजय जी, और एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस केस को चलाने के लिए इन्होंने दम से इस केस को चलाया है। और हमारे बड़े भाई नरेंद्र चंचल जी, बहुत सी स्टेजों पे हम लोग इकट्ठे होते हैं और पंजाब में इनका नाम है, जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो इनके भजन की कैसेट जो है वो अपने आप बन जाती है। तो बहुत नाम उन्होंने कमाया है, क्योंकि मुझे अटल जी के साथ बहुत नजदीक से काम करने का मौका मिला। मुझे ये भी गर्व है कि जिस संसद में अटल जी एमपी थे, मैं भी उस संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। पंजाब में अपनी पार्टी का अध्यक्ष था, एमएलए रहा हूँ और राज्यसभा से अभी रिटायर होके मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जम्मू कश्मीर और राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया है। और मुझे खुशी है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तो वो मेरे प्रभार में मैं प्रभारिता करी। दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। अभी जैसे ये मंच है कवियों का मंच,
लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति को आपने बुलाया और मुझे खुशी है कि आपने उस व्यक्ति के सम्मान में ये समारोह है। मेरा ख्याल है कि जो भी उनको जानता है, बाकी सब जानते हैं, लेकिन जो भी जानता है उसके मन में एक संत के रूप में उनकी श्रद्धा है। जब भी हम उनसे मिलते थे तो ऐसा आभास होता था कि एक नई एनर्जी उनसे मिली है। मैं सिर्फ दो बातें अपने जो मैंने कुछ किया है उनके नेतृत्व के कारण मुझे करने का मौका मिला है, मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक है, मैं जब एमएलए था तो हमारी सरकार नहीं थी, तो जो सड़क मेरे असेंबली से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाती थी हुशियारपुर, गढ़शंकर से हुशियारपुर 38 किलोमीटर, उसका बहुत बुरा हाल, साइकिल भी नहीं चल पाता था, इतना बुरा हाल। तो लोग को आशा थी कि एमएलए बना है, ये आशा हमारी पूरी करेगा। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या था? असेंबली। मैंने क्वेश्चन रेज किया कि ये सड़क का बहुत बुरा हाल है, सरकार ने माना बहुत बुरा हाल, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। तो मैंने उस समय असेंबली में कहा था, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो विनाश खन्ना सड़क के ऊपर बैठकर लोगों के बूट पॉलिश करके पैसे इकट्ठे करेगा और आपको देगा। और मुझे लगा कि जिस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जब वो सड़क नहीं बनी, जो समय मैंने दिया था उस दिन मैं अपने गढ़शंकर के बस स्टैंड पे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए और 3 दिन बाद वो मेरी सड़क जो थी वो सरकार बनाने में मजबूर हो गई। सरकार को दिए कि आपने इस सड़क रिपेयर की है। तो मैं उस व्यक्ति से इतना प्रभावित था कि काम भाषण देना या स्टेशन करना नहीं, प्रैक्टिकली कुछ काम करता था। बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात हो सकता है कि यहाँ पर जैसे राष्ट्रभक्ति की बात हुई है, तो मेरे मन में भी था कि जैसे हर प्लेन में भारत का झंडा है और जब वो प्लेन प्रदेश की किसी धरती पर उतरता है तो भारतीय झंडा को साथ होता है, तो उसमें बैठे हुए भारतीयों का मन जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मैं अब अपने झंडे को देख रहा हूँ कनाडा में, अमेरिका में। ऐसे जो हमारी ट्रेन है वो भी अब अंतरराष्ट्रीय ट्रेन है, वो पाकिस्तान भी जाती है और बांग्लादेश भी आती है। तो मैंने, आप मेरी बात के बाद ध्यान से देखोगे तो अब इंजनों के ऊपर तिरंगा झंडा लगना शुरू हो गया है। मैंने उसके लिए ये तिरंगा लेकर मेरी इंजन जो है वो पाकिस्तान भी जाए और बांग्लादेश भी जाए और देश के कोने कोने में जब ये तिरंगा इसी तरह गुजरेगा तो हर व्यक्ति का, हर भारतवासी का जो मन है वो गौरव से। और भी बहुत से काम थे, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि हम उस व्यक्ति से हमने संस्कार लिए हैं जिसके जीवन में बड़ी कोमलता थी, जो हमेशा, मैंने आज तक उनको कभी गुस्से होते नहीं, कोई बात भी वो बड़े आराम से, बड़ी बड़ी बात भी बड़े आराम से कह जाते थे। और बाद में जब हम सोचते थे कि अटल जी ने किस बात को किस ढंग से कह दिया, तो हम हैरान होते थे। ऐसा व्यक्तित्व जिसके नजदीक हमें बैठने का मौका मिला, उसके साथ काम करने का मौका मिला। और उनका जन्म कब हुआ? अगर थोड़े से लोग समझते हैं 25 दिसंबर, उसको क्या बोलते हैं? बड़े दिन शुरू होने वाले। तो बड़े दिन शुरू होने वाले दिन वो पैदा हुए, बड़े दिन शुरू होने वाले दिन वो बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ, बड़े दिन शुरू होने वाले दिन ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने इस देश का नाम जो है वो दुनिया में बहुत गर्व के साथ रखने का मौका सबको दिया। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मेरा ध्यान फिर घड़ी की तरफ जाता है, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। आज कवियों को सुन के बहुत अच्छा लगा, जिस ढंग से उन्होंने राष्ट्रभक्ति से रस कविताओं को कहने का उन्होंने यहाँ साहस किया है। जो बात बताई गई है, लगता है कि हर समय, हर आइटम में आपको भक्ति रस, देश की भक्ति का रस जो है वो मिलेगा, आप बसेंगे भी। और मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ा अगर काम कोई करता है, अगर किसी को हंसा दे तो वो काम सबसे बड़ा है। जुड़ाई का काम सब करता है। मैं सब कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने छोटे भाई जिसमें स्टेज में जान डाल दी है उसको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और रोशन जी पुराने मित्र हैं हमारे, लेकिन ये समय होता है कि कहाँ मिलना है किसी ने, तो बहुत देर बाद आज जहाँ मिले हैं, मैं कल बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत संक्षेप में उन्होंने अपनी बात रखी हमारे आदरणीय अविनाश राय जी ने। मैं उनके आगमन के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे एक छोटे से अनुरोध पर यहाँ पर आए, मुझे अपना स्नेह दिया, अपना प्यार दिया। और साथियों, मैं जैसा बार बार कह रहा हूं कि जिस परिवार के मुखिया का जन्मदिन हम यहाँ पर बना रहे हैं, उस परिवार के दो पुत्र यहाँ मंच पर हैं। एक मेरे अपने जिले के, उत्तर पूर्वी जिले के, जिनके क्षेत्र में मैं रहता हूं, और दूसरे जिनको सदैव मैंने अपने पितृ तुल्य माना है, ऐसे आदरणीय रोशन कंसल जी। ये बड़े गर्व का विषय है साथियों के, ये दोनों व्यक्ति हमारे जिलों के अध्यक्ष बन चुके हैं। हम यहाँ पर इनका अभिनंदन करेंगे, इनके लिए विशेष इंतजाम हमने यहाँ पर किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। और मैं अपनी यदि निजी तौर पर अपनी सफलता की बात करूं तो मैं इसको अपनी बहुत बड़ी सफलता मानता हूं कि इतने व्यस्त समय में से जो व्यक्ति 2 से 3 दिन पहले जिलाध्यक्ष बना हो, आप समझ सकते हैं उसको क्षेत्र में कितनी बधाइयां मिल रही होंगी, कितने आयोजन उनके पास होंगे इस समय, और उसके बावजूद भी ये दोनों जिला अध्यक्ष मेरे अनुरोध पर आज आपके सामने बैठे हैं। मैं चाहता हूं सुने जोरदार तालियां के लिए बजनी चाहिए, मान देने का प्रयास करेंगे। जैसा भी ईश्वर ने सामर्थ्य हमको दिया है, आज अटल जी के जन्म दिवस पर हम उनका यहाँ पर सम्मान करने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने बताया, अटल जी के व्यक्तित्व पर यहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाना है। अटल जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ प्रकाश डाला जाएगा, और अटल जी की कविताओं का लोकार्पण, उनकी कविताओं की पुस्तक का लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा, जिसको मैंने संजोने का प्रयास पर किया है। पिछले वर्ष के अवार्डियों की पुस्तक का लोकार्पण और हमारे कुछ बच्चों की प्रस्तुति जो बेटी की सुरक्षा से संबंधित है, देश की सुरक्षा से संबंधित है, उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होगा। इसके अतिरिक्त हमारे बीच एक बहुत बड़ा और नाम बैठे हैं, फुल्की जी महाराज, बिरजू जी महाराज के शिष्य, हमारे अवार्डी के रूप में वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका भी यहाँ पर अभिनंदन तो करेंगे, उनका अवार्ड तो उनको दिया ही जाएगा। मेरा अनुरोध रहेगा, हालांकि मुझे इस रूप में तो नहीं आए होंगे, मगर फिर भी क्योंकि वो देश के प्रतिष्ठित नेता हैं, मैं यहाँ से अनुरोध करूंगा कि वो जरूर एक अपनी प्रस्तुति देंगे। पहले हम यहाँ पर उनका सम्मान कर लें, उसके बाद उनकी एक प्रस्तुति यहाँ पर जरूर देखना चाहेंगे हम। और हमारे और भी जो अवार्डी हैं, बड़े बड़े देश के ऐसे प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्होंने न केवल गायन की कला को विदेशों तक पहुंचाया, बल्कि हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर हिंदी का परचम भी लहराया। ऐसे हमारे नरेंद्र चंचल जी हमारे बीच बैठे हैं, उनका भी यहाँ सम्मान करेंगे। बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए साथियों, इतना बड़ा नाम आपके बीच बैठा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि जिस कतार में आप लोग बैठे हो, उस कतार के अंदर एक ऐसा बड़ी शख्सियत हमारे बीच बैठी है, उन्हें जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। राहुल माकिन हमारे बीच एक ऐसा बड़ा नाम, कितने लोग हैं जो एफएम सुनते हैं? बहुत लोग हैं। एफएम 104 कितने लोग सुनते हैं? देखिए, एफएम 104 में भी ऐसे कितने लोग हैं जो 9 बजे सुनते हैं प्राइम टाइम पर, 9 से 12 बजे कौन सुनता है? लोग भी 12 बजे भी। तो क्या है ये बताएं? लव गुरु, लव गुरु है भाई साहब। ये एक बार एक नोएडा के अखबार में मैंने एक बार एक खबर पढ़ी थी, एक आरजे है वहां के, वो भी लव गुरु है जी। अक्सर वो एफएम पर बताते हैं कि कैसे महिलाओं को इम्प्रेस किया जाए, कैसे, है ना, मैं तो कह भी नहीं पाता, तो कह लेते हैं लोग बड़ी आसानी से। तो अखबार में एक दिन आया कि मशहूर आरजे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मशहूर आरजे, उनकी पत्नी भाग गई।
कि अखबार में आया था ये, बिल्कुल हकीकत का किस्सा है ये। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए खैर, हमारे बीच कुछ और बड़े नाम यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं। ये सभागार पूरी तरह से भर चुका है, कुछ लोगों को स्थान नहीं मिल पा रहा है। वो ये मान सकते हैं क्योंकि वो देर से आए इसलिए उनको स्थान नहीं मिल पा रहा, इसी से संतुष्टि होगी, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है कि हम उनको यहाँ पर स्थान दे पाए। कृपया अपना स्थान देकर लिए और हम जिस व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए, जिनके जन्म दिवस पर हम ये सम्मान समारोह करते हैं, उनके सम्मान में यहाँ पर खड़े रहना भी हमारे लिए बड़ी बात है। सबसे पहले मैं चाहता हूं एक छोटा सा संस्था का परिचय यहाँ पर हो जाए। हमारे अमर झा है, कृपया वो एक छोटा सा परिचय लगाए यहाँ पर। संस्था का परिचय, अगर ये लाइटें बंद हो सके तो कृपया थोड़ी देर के लिए लाइटें कम कर दें। लाइट वाले मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया लाइट कम कर दें अगर यहाँ संभव हो तो। वर्ष 2005 में जन सेवा के लक्ष्यों को लेकर एक कल्पना ले चलती है। ये कल्पना धीरे धीरे प्रमाण चुकी और वर्ष 2008 में संस्था ने एक साकार रूप धारण किया। वर्ष 2008 में संस्था का रजिस्ट्रेशन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। तदुपरांत संस्था ने अनेक आयोजनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिनमें से प्रमुख रूप से हिंदी भाषा के सम्मान में वृद्धि करने के लक्ष्य को संजोते हुए हिंदी भाषी कवियों व साहित्यकारों के लिए संस्था ने काव्य वैभव गोष्ठी का मासिक आयोजन प्रारंभ किया। ये गोष्ठी पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में की जाती है। वर्ष 2014 तक आते आते संस्था की इस गोष्ठी का रूप वृद्ध होता चला गया। इस काव्य गोष्ठी को पूर्वी दिल्ली से बाहर बड़े स्तर पर लाने का प्रयास किया गया और मार्च 2014 में इस गोष्ठी का नाम अनहद काव्य धारा रखा गया और इसके रूप में निरंतर वृद्धि की गई। अब यह दिल्ली के केंद्र में की जाने लगी। इसकी प्रथम काव्य गोष्ठी निगम मुख्यालय सिविल सेंटर में की गई। तदुपरांत इसका रूप और निरंतर बढ़ता गया। आज अनहद काव्य धारा के मंच से संपूर्ण देश भर से हिंदी भाषी कवि अपनी कविताओं का काव्य पाठ करते हैं। आज यह मंच युवा कवियों का पसंदीदा मंच बन चुका है। इसके अलावा संस्था ने गौ रक्षा में अनेक प्रयास किए। इसके अतिरिक्त संस्था ने अनेक आयोजनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिनमें से यदि बात की जाए कुछ प्रमुख आयोजनों को यहाँ गिनाया जाए तो हिंदी को समर्पित कई जगहों पर संस्था ने 2013 में एक मासिक काव्य प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया, जिसका लक्ष्य युवा कवियों को एक मंच प्रदान करना, हिंदी भाषी कवियों को मंच प्रदान करना और उनके लेखन में वृद्धि करना था। इस पूरी प्रतियोगिता को निरंतर एक वर्ष चलाया गया और तदुपरांत सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को एक भव्य आयोजन के दौरान सम्मानित किया गया। वहीं हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मांग करते हुए विभिन्न सांसदों व मंत्रियों को संस्था द्वारा पत्र सौंपा गया। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे गए। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्था ने गौ रक्षा का निरंतर प्रयास किया। गौ रक्षा के क्षेत्र में लेखन सामग्री व गायन सामग्री द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। विभिन्न सांसदों व मंत्रियों से भेंट कर इस विषय को रखा गया। यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रपति से मिलकर स्वयं इस विषय को उनके समक्ष रखा। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा बाढ़ राहत शिविर लगाया गया, एड्स जागरूकता शिविर, रक्तदान शिविर, बुजुर्ग सम्मान समारोह, साहित्यकार सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह, होली मिलन समारोह, दीपोत्सव समारोह, शिक्षा सामग्री वितरण समारोह तथा स्वास्थ्य जांच शिविर आदि अनेक आयोजन किए गए। संस्था वैभव वेलफेयर सोसाइटी जो कि शिक्षा, साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है। संस्था का लक्ष्य पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर को जन्म देना है। इसके लिए संस्था ने अपने आयोजन के माध्यम से अनेक प्रयास किए, विशेषकर युवाओं के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, अपनी मातृभूमि के प्रति संवेदनाओं को जगाना, उनको प्रमाण चढ़ाना संस्था के मुख्य लक्ष्यों में से एक है, जिसका माध्यम बनाया हमने अनहद काव्य धारा। अनहद काव्य धारा कहने भर को
भीतर एक राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास किया गया। अपनी कविताओं से, अपने लेखनी के माध्यम से देश भर के युवाओं को, विशेषकर महिलाओं की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, देश प्रेम की भावना जगाना, युवा कवियों के मन में लक्ष्य जगाने का प्रयास संस्था ने किया। अपने आदर्श के रूप में, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना। उनके नाम पर एक सम्मान समारोह वर्ष 2014 से प्रारंभ किया गया। संस्था ने 24 दिसंबर 2014 को अपने प्रेरणा स्रोत अर्थात आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जनप्रिय व्यक्तित्व को देखते हुए उनके नाम पर एक सम्मान देने की पहल की। पहला सम्मान सीलमपुर क्षेत्र के सनातन धर्म मंदिर में किया गया। राष्ट्र रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्सीलेंसी अवार्ड के नाम से था। वरिष्ठ कवि श्री गजेंद्र सोलंकी को इस पहले सम्मान के रूप में चुना गया और आज उन्हें इस सम्मान को बड़े रूप पर ले जाते हुए वर्ष 2015 में आज इसके रूप को बहुत बड़े स्तर पर ले जाया गया। साथियों, संस्था वैभव वेलफेयर सोसाइटी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि मैं थोड़ा सा साहित्य से जुड़ा हूं, मैं भी लिख लेता हूं टूटा फूटा, इसलिए साहित्य में थोड़ा सा विशेष रुचि रहती है। हमारी साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको हमने मंच देने का प्रयास किया है। हमारा एक अनहद काव्य धारा नाम से एक आयोजन होता है जो केवल और केवल साहित्यकारों को समर्पित होता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा बहुत सारे क्षेत्रों में हम काम करते हैं और ये जो हम काम करते हैं, इस संस्था में केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सानिध्य में हम ये काम करते हैं, जो हमको संबल प्रदान करते हैं। हम उस संस्था के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। जो हमारे मुखिया हैं वो है आदरणीय श्री रोशन कंसल जी। उनके सानिध्य में हम ये काम करते हैं, उनके दिशा निर्देश में। मैं चाहता हूँ एक आधा मिनट का एक छोटा सा परिचय हमारे आदरणीय रोशन कंसल जी का यहाँ पर दिया जाए। 1998 में भाजपा जहांगीरपुरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और रोशन जी के विषय में यदि कहा जाए और संस्था से उनके जुड़ाव को कहा जाए तो इतना ही कहा जा सकता है कि भुवनेश सिंघल इस संस्था की यदि नींव है और इसके सभी सदस्य यदि इसकी दीवारें हैं तो आदरणीय श्री रोशन कंसल जी इसकी छत है जो इस संस्था को समर्पित करते हुए उनके भाव प्रकट करने का प्रयास करता हूँ कि एक दिन भगवान पर एक किताब लिखूं मन है, एक दिन भगवान पर एक किताब लिखूं मन है, उसकी उदारता का हर हिसाब लिखूं मन है और जब आई प्रश्न उसकी परिभाषा का, और जब आई प्रश्न उसकी परिभाषा का, तब तुम्हें सोच कर हर बात लिखो मन। साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ इनके जिलाध्यक्ष बनने पर भी कुछ दिन पुराना ही फोटो है, बिल्कुल नया फोटो हमने बनवाया है। और उन्हें जो यहाँ पर अटल जी के नाम पर दिया जाता है अटल सम्मान समारोह, हमारे बीच कर्नल टीपीएस त्यागी जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन कीजिए कर्नल टीपीएस त्यागी जी। साथियों, वर्ष 2015 का अवार्ड जिन लोगों को हमने दिया, मैं उन लोगों में से एक हमारे कर्नल टीपी त्यागी जी हैं। आज इनकी स्मारिका का यहाँ पर लोकार्पण होगा और एक और बड़ा नाम हमारे बीच, जो सबसे प्रमुख नाम आज इस आयोजन का है, आदरणीय मोहन सिंह जी हमारे बीच है।
इनका परिचय मैं आपको समय के साथ दूंगा जब इनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक्सीलेंस अवार्ड, ये हमारी संस्था का सम्मान है। अटल वैभव शिखर सम्मान, जिसके अंतर्गत 11 सम्मान यहाँ पर दिए जाते हैं और वो 11 के 11 हमारे विशिष्ट अतिथि होते हैं। देश के प्रमुख लोग होते हैं, आप यहाँ पर उनको भी सुनेंगे, देखेंगे। हमारे आदरणीय विदेश्वर पाठक जी को जाना है, उनके पास समय कम है, और हमारे नीरव जी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, उपस्थित हैं। अवसर लगा तो उनको भी सुनेंगे। विदेश्वर पाठक जी को क्योंकि जाना है तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर एक सम्मान समारोह पहले करेंगे 11 लोगों का। उसके बाद हम यहाँ विदेश्वर पाठक जी का अभिनंदन करेंगे, उनका संबोधन सुनेंगे। मगर उन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक ऐसा देश का बड़ा नाम, जिसने लोक संस्कृति के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में इतना नाम कमाया, इतना नाम अर्जित किया कि भारत सरकार ने उनको पद्म श्री से नवाजा। जोरदार तालियां बजाइए माननीय अवस्थी के लिए। हमारे बीच इतना बड़ा नाम यहाँ पर उपस्थित है हमारे अवार्डी के रूप में, और मैं उनसे करबद्ध अनुरोध करता हूँ कृपया एक बार मंच पर आ जाए। हम उनकी आवाज सुनने के लिए बेहद आतुर हैं। यदि आप सभी उनकी आवाज सुनना चाहते हैं तो उनका अभिनंदन कीजिए, उनके जीवन के लिए वो यहाँ पर जाने वाले के लिए मजबूर होता है। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए माननीय अवस्थी। आपकी तालियां बजनी चाहिए माननीय अवस्थी के लिए। जितनी तालियां आप तालियां बजाएंगे वो निश्चित रूप से आपको एक गाना यहाँ पर सुनाएंगी। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि हम उनका पहले गाना सुनेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमारे अवार्डी। सभी को सादर नमन और प्रणाम। मुझे लगा वो ये ना कह रहे कि पहले गाना सुनाएंगे तब तय करेंगे अवार्ड दिलाएंगे। आदरणीय विदेश्वर पाठक जी को भी बहुत सस्नेह आत्मीय प्रणाम, नमस्कार। बहुत पुरानी हमारी भेंट है। मंचासीन सभी सम्मानितों को और आज जितने भी अवार्डी हैं, विगत वर्ष के, इस वर्ष के और जितने सम्मानित यहाँ पर सज्जन हैं, सभी को नमन और प्रणाम करती हूँ। बहुत प्रसन्नता है कि आपने मुझे बुलाया और उन महाविभूति के सम्मान से जुड़े हुए किसी भी सम्मान को ग्रहण करने में जो सम्मान होता है, मुझे लगता है आप कभी भी किसी का सचेष्ट महिमा मंडन करके किसी को बड़ा नहीं बना सकते। बड़ा वैसा ही व्यक्ति होता है जैसा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनके लिए आप कुछ भी कहें तो भी नाम सुनते ही मन में एक आदर जाग जाता है। मुझे सबसे पहली प्रसन्नता और गर्व इस बात का है कि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, जहाँ के लोकप्रिय ऐसे सांसद रहे हैं कि लोग कहते थे वो न भी आए, उनकी चरण पादुकाएं भी रहे तो भी लखनऊ उनको चुनकर भेजता रहेगा। और पॉलिटिकली बोलूं तो लखनऊ में वाजपेयी जी के लिए मशहूर था कि चौक से यदि कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले तो सिर्फ वाजपेयी जी के टाइम पे मिले हैं, जहाँ पर कभी भी जाति, धर्म, मजहब, वर्ग सबसे ऊपर उठ करके उनकी छवि ऐसी सर्वव्यापी। और जहाँ तक मैं कलाकार हूँ तो कलाकारों के सम्मान करने वाले खुद जाने जाते हैं। मैं लोक संस्कृति में जिनकी वजह से आई, वैसे तो मैं गायिका हूँ, कई गुरुओं से मैंने सीखा और गाती नहीं हूँ। लोगों की दृष्टि मुझे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, पद्म विभूषण पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की वजह से मिली, जो स्वयं आगरा में वाजपेयी जी के एक ही रूममेट थे, साथी छात्र थे। तो मुझे सौभाग्य भी हुआ कि उनके जन्मदिन पे जब पुस्तक का विमोचन हुआ तो प्रधानमंत्री जी तत्कालीन वाजपेयी जी ने अपने आवास पे ही कार्यक्रम रखा और बड़े रोचक किस्से उस समय छात्रावास के और लगापन के वो जैसे विनोदी स्वभाव में बताते थे, सुनने का वो व्यक्तित्व का वो पहलू भी देखने को मिला। आग्रह हुआ कुछ सुनाने का, साज यहाँ है नहीं, लोग की बहुत बड़ी ताकत आवाज के साथ साथ साज भी होते हैं, लेकिन आज उनका आदेश मान करके एक ऐसा अवसर है। हमारे मानते हैं, मैं अवध से हूँ, कि जन्म पर और जन्मोत्सव पर सोहर गाया जाता है। सोहर यानी कि शिशु के जन्म की बधाई का गीत। ये हैप्पी बर्थडे टू यू हमारा चलन तो नहीं था।
सोहर गाया जाता है। और अभी आपने बात की कि राष्ट्रवाद की भावना जगनी चाहिए। मैं सोहर की 2 पंक्तियां सिर्फ ये बताने के लिए बता रही हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो लोकगीत रचे गाए, अक्षर ज्ञान जिनको नहीं था उन्होंने भी नई पीढ़ी को जो गीत सौंपे वो शिक्षा के माध्यम से एक शिक्षा या सीख बना करके ही सौंपे। उनमें स्त्रियों की क्या मंगल कामना थी, शिशु का जन्म क्यों। आज हमारे यहाँ पर आदरणीय देश के प्रहरी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और जिस समय जेएनयू में ये नारे लग रहे थे, देश के टुकड़े होंगे हजार हजार, 7 नवंबर को मार्च निकालने वालों में से एकमात्र महिला मैं थी जो हम लोग अनुपम खेर जी के साथ शामिल हुए थे उसमें। सोशल मीडिया से हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया और मैंने उनसे कहा कि आपकी बात का जवाब देने के लिए मुझे नई परिभाषा नहीं गढ़नी है। मैं जिस विधा में हूँ, मैं दादी का ही एक सोहर सुनाती हूँ ये बताने के लिए कि आप आज शिक्षित BA MA IIT को मानते होंगे, लेकिन हमारी वो अनपढ़ स्त्रियां ज्यादा शिक्षित थी क्योंकि संस्कारी थी। आज आपने शिक्षा ग्रहण की, संस्कार नहीं था। जो जिन्हें भाषा की समस्या होगी तो मैं सरलीकरण के भी करके भी समझाऊंगी। तो पाठक जी को तो खैर कोई समस्या नहीं होने वाली, उसी मिट्टी के हम। सुने लाग दिया दिनों मंदिर मांग सिनुर बिनु हो, अरे ललना बैसन सोन तिरिया गोद एक बालक बिनु हो। जैसे मांग का कोई अस्तित्व नहीं, सिंदूर न गढ़ा हो, जैसे दिए का कोई अस्तित्व, यदि मंदिर है ही नहीं, यदि वहां दीपक प्रज्वलित नहीं होता, ऐसे स्त्री की गोद का कोई अर्थ नहीं यदि ललना खेलता कूदता ना हो। आगे बच्चा कैसे नहीं हुआ तो सुहागन कह रही है, बड़ बड़ पैया जतना उपचरवा जतना, अरे भैरन हो, अरे ललना जबने, अरे राम जी के कृपा भैरत ललना जन्म हो। बड़ी मैंने उपाय किए, उपचार किए, लेकिन जब राम की कृपा हुई तब ललना का जन्म। यह तो आप कह सकते हैं कि भाई ईश्वर में विश्वास था इसलिए ऐसे शब्द निकले। लंबा सोहर है, अंतिम पद आप देखें और तब ये आप सम्मान से सलाम करने को जी चाहेगा अपने पूर्वजों का। माँ कह रही है, बच्चे का जन्म हो गया, पुतवा को देवो मैं देसवा की सेउआ में, देसवा की सेउआ में हो, मैं अपने पुत्र को देश की सेवा में दूंगी। पुतवा को देवो मैं देसवा की सेउआ में, देसवा की सेउआ में हो, अरे ललना बाढ़ हुई है देसवा के काम आई है, जन्म हमार सुफल हुई है, देसवा के काम आई है, जन्म हमार सुफल हुई है। तो आज जो कहते हैं कि फोक इज ऑब्सलीट, आज जो कहते हैं कि यह अप्रासंगिक है, आज के जीवन में इसकी क्या जरूरत। तो मैं तो यही कहूंगी, जितना झड़ से दूर भागना भागिए, ये जड़ है बुलाएगी बुलाएगी, आना और सारे जवाब लोकगीतों में है। लोकगीत में इसलिए कहती हूँ कि जिस किसान को हम बरहड़ कहते हैं, यदि अपने पूर्वजों से उसने सीख ली कि जेठ के महीने में स्वाति नक्षत्र में बूंद गिर गई तो इस साल अकाल पड़ेगा, आप उसको अनपढ़ नहीं कह सकते। वो आपको सिखा सकता है इंजीनियरिंग भी और टेक्नोलॉजी भी। और इसी लोकोक्तियों और लोक परंपराओं पे आधारित ये समाज सदियों से अपने को बांधे रहा है। लेकिन नई प्रवृत्ति देख रही हूँ, आधुनिकता के नाम पर पुरानी हर चीज का खंडन मंडन करने का। मंडन अवश्य करें, वो भी देश की परंपरा है, लेकिन खंडन न करें। तर्क पे वही बात सटीक निकलती है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों, ये खरीदी हुई यूट्यूब की लाइक्स नहीं है कि यार पिक्चर रिलीज हुई कल 1.5 करोड़ लाइक्स आ गए।
ये सदियों से संजोई वैसी लाइफ की धाती है जिसको कि किसी की पुष्टि नहीं चाहिए कि वो सच कह रहा है कि नहीं। ये वैसे ही रिपोर्ट तय जब करे तो तय करे, हम तो तय कर चुके कि अयोध्या में राम थे और हैं। जोरदार तालियां बजाएं माननीय यूनिवर्सिटी के लिए। हिंदुस्तान की स्वर घोषणा जिनको कहा जाता है, और वो जाते जाते वो अपना जो विचार था वो भी बताकर गई। अब मैं चाहता हूं कि हमारी संस्था विराट सोल है, सबसे बड़ा सम्मान होता है। और मित्रों, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर बेशक एक देश पड़ता है, उस देश का नाम है, किसको पता है कि इस विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक मंदिर कहां पर है? वो कंबोडिया में है, 2.5 किलोमीटर का मंदिर है। लेकिन आप वहां नहीं गए, मुझे पता है बहुत सारे लोग वहां नहीं गए, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठे हो, आप संसद में बैठे हो। और ये काम अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो ये काम हमारे बड़े भाई, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर भुवनेश सिंह जी कर सकते हैं। मित्रों, आज हम संसद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा जब संसद पर अटैक हुआ, संसद पर हमला हुआ, उस समय हमारे 8 जवान शहीद हो गए। उन 8 जवानों को भी हम प्रणाम करते हैं जिनकी शहादत की वजह से आज हम यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देश के बहुत प्रतिष्ठित कवि होते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी डॉक्टर मदन मोहन समर जी की पंक्तियां हैं। मैं 4 पंक्तियां उनकी सुनाकर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने लिखा कि जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने। जब 8 जवान इस पार्लियामेंट की रक्षा करते हुए देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, तब देश के बड़े कर्मकार लिखते हैं कि जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, जो छींटे भी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाश गिरा नींव में ऊपर हिंदुस्तान। हम अपनी संस्था वैभव, तो एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसको हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं जानता। सबसे पहले हम सम्मान जिनका करना चाहते हैं, सुप्रसिद्ध भजन गायक जिनको मैंने रेत में बैठकर सुना है, मैं बहुत छोटे से उनको सुनता आ रहा हूँ, श्री नरेंद्र चंचल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके कदम से निकले, उनके से निकले। आप जोरदार तालियां इतने बड़े कर्मचारी के लिए। मैंने पहली बार में देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि उनकी बारात आई हो गया, गई हो गया। जोरदार तालियां बजाएं। सर साहब, उसके बाद मैं चाहता हूं आप तालियां बजाते रहे, क्योंकि ये काम पर गाना बजाने से करता रहूंगा। एक सम्मान हुआ नहीं, दूसरा श्री पवन मल्होत्रा जी बॉलीवुड के फिल्मी कलाकार हैं और नुक्कड़ नाटक से उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सुंदर नाटक किए हैं, कई फिल्मों में हुए हैं। आपकी तालियां कम नहीं हो रही, तालियां बजती हैं। तो लोग कितनी खुशियां बजाते हैं, गान बजाते हैं, कम से कम लोगों को लगे सम्मान हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र चंचल जी का सम्मान हो रहा है, आप जोरदार तालियां बजाएं। डॉक्टर भुवनेश सिंह जी, आदरणीय श्री रोशन कैंसर जी, पाठक जी और अजय महावर जी उनका सम्मान कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको गौरवान्वित किया। वैभव वेलफेयर सोसाइटी हमेशा आपका श्री पवन मल्होत्रा जी आए और उनके सम्मान के लिए हम पुनः बुलाना चाहते हैं डॉक्टर भुवनेश सिंह, अजय भावर जी, आदरणीय पाठक जी और श्री रोशन कैंसर। इतनी कमजोरी है कि भाई साहब मोबाइल, भाई साहब मोबाइल वाले भाई साहब, सम्मान कर रहे हैं, पवन मल्होत्रा साहब का सम्मान कर रहे हैं। आपने अनेक नुक्कड़ नाटक, अनेक फिल्मों में आपने काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आपकी उपस्थिति हमको गौरवान्वित करती है और हमें पूरी अपेक्षा आपसे है कि आप भविष्य में भी हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करते रहेंगे और हमको कृतज्ञ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद आज तो हर व्यक्ति अपने आप को
जनरल वीके समझ रहा होगा जो कुर्सियां बजा रहे पाँव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। श्रीमती मालिनी सम्मेलन था, मुझे वहां जाना हुआ, वरना मैं आपको नहीं सुनने जरूर आता। कई बार आपके स्नेह मुझे मिला है। जोरदार तालियां हमारे पगड़ी कभी नहीं करती। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय पाठक जी ने माला पहनाई। एक पिता अपनी पुत्री को माला पहना सकता है, एक भाई अपनी बहन को माला पहना सकता है। जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि माला पहनाने की अगर किसी महिला को कोई कहना सकता है तो कोई सबसे तो कहना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ वो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने भी अपनी कला को पूरे विश्व के सामने दिखाया है। मेरे अग्रज होते हैं, कई बार उनका स्नेह मुझे मिलता है, फोन पर बात होती है। जब भी मैं फोन करता हूँ विदेशों में होते हैं। एक बार मैंने उनको फोन किया कि ये बताओ पुलकित भैया कहाँ पर हो, तो बोले मैं कनाडा में। अगले दिन फोन किया कहाँ पर हो, पुलकित भैया कहाँ है। पुलकित महाराज जी का सम्मान इतने शांत माहौल में अगर होगा तो उनके सम्मान लोगों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नाम लूंगा तो सम्मान कौन कराएगा, थोड़ा से मेरी मजबूरियां। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित भैया, आप आए और आपने हमारा सम्मान ग्रहण किया। आपको सम्मानित करते हुए हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। हम कहते हैं कि नाटक उन लोगों पर जो लाखों रुपए खर्च करके हमें बुलाते हैं, बहुत दूर दूर से उनमें लानत पेश करता हूँ। जोरदार ताली बजाएं। अब मैं जिनका सम्मान कराना चाह रहा हूँ उनका सम्मान मैं जब करवाऊंगा जब पुलकित जी का सम्मान होगा। श्री शंकर साहनी जी सुप्रसिद्ध गौरी सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बड़े वो बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। वो बाल कवि भी हैं, शायर हैं और 2 बार राष्ट्रपति जी से मिल सकते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रपति महोदय के साथ बोला था, तभी बहुत बड़ा सम्मान उनका हो रहा है। सबसे बड़ा परिचय उनका यह है कि वैभव सिंघल मेरे भतीजे होते हैं और डॉक्टर भुवनेश सिंघल जी के बड़े सुपुत्र होते हैं। जोरदार ताली वैभव बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में जितनी हम कल्पना करते हैं हमारी कल्पना से भी ऊंची उड़ान परमपिता परमात्मा आपको भेज रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं मेरे बच्चे के लिए, जोरदार तालियां। मैं जब जाता हूँ तो बहुत दिन से मेरे अग्रज होते भुवनेश भैया बहुत बार मैं गया हूँ। हर बार वैभव गेट खोलने को आता है, वैभव से बहुत सारी बातें होती हैं। जोरदार तालियां वैभव के लिए। आप तालियां कब बजाते रहो? उससे अलग करना पड़ेगा। मोदी जी से हमारी कविता सुनकर जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय की परंपराएं होती हैं। हाँ, हम आदरणीय श्रीमती सरोज शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं। अटल जी के मित्रों, बात यह है अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं भाई साहब। और मैं बचपन से ही अटल जी को बहुत सुना है मैंने। 40 साल पहले अटल जी ने कविता लिखी थी। उस समय लिखी थी जब देश में इमरजेंसी लगी थी। 40-42 साल पहले की बात हो गई। उस समय एक व्यक्ति जिसने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ लेकर कुर्बान कर दिया, उस व्यक्ति जब टूटा, जब अंदर से टूट होती है तब कविता का
शब्दों का जन्म होता है। जब भी मैं पूछता हूँ तो अटल जी की 2 पंक्तियां मैंने कितनी बार अपने फेसबुक पर डाली है, कितनी बार मैं निजी जीवन में गुनगुनाता हूँ। जब भी मैं टूटता हूँ, हतोत्साहित होता हूँ, मैं अपने आप से ही कह देता हूँ, अटकार है हेमंत शर्मा दिल जी, हम उनको भी चाहते हैं, अटल वैभव शिखर सम्मान 2016 देना चाहते हैं आदरणीय श्री हेमंत शर्मा जी। 1 घंटा उनको अभी और लगेगा, भैया मुझे सम्मान देते तो मैं सुबह आगे मिल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं चाहता हूं श्री मोहन सतपति जी को ये सम्मान, बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और जोरदार ताली बजाएं। जिन लोगों को आज सीट नहीं मिल पाई मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, जनता जनार्दन है। इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को भी संसद में नहीं बैठने दिया, कम से कम आप आ तो गए उन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोहन सतपति जी का सम्मान कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी किताब उन्होंने लिखी, सभी लोग युवा बैठे हो, अर्थशास्त्री पर अर्थशास्त्र क्या हो सकता है, ये बड़े रचनाकार है, ये डालते इस बात पर ताली बजनी चाहिए। अर्थशास्त्री का सत्य, वाह क्या बात है, 1947 का, वाह अच्छा, ये पहले बता दीजिए। जो हिंदुस्तान की एक अच्छी रचनाकारा हैं, कवित्री हैं, और उन्होंने अपनी कविता की शुरुआत शादी के सानिध्य में उनको कविता पाठ करने का अवसर मिला है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमती भारती अग्रवाल जी आए और आज का अपना सम्मान ग्रहण करें। हम आपको अटल वैभव शिखर सम्मान 2016 दे रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए इतनी कमजोर तालियां बजाओगे तो महिलाएं कहेंगी कि संसद में आज ही ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि हमको 33% नहीं 50% आरक्षण मिलना चाहिए। भूमि मानता हूँ, जोरदार तालियां रशी गुप्ता जी, जिनको कमाल है, हुस्न में सवाल कमाल है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। जोरदार तालियां बजाएं रानी जी के लिए। रानी जी, हम आपके लिए ईश्वर से कामना करते हैं, आपको शुभकामनाएं कि आप जल्दी IPS बनकर हमारे देश की सेवा करें। और मैं चाहता हूं कि अनिल सेठ जी भी आ जाएं मंच पर, जो इनका बहुत विशेष सहयोग करते हैं। राजी जी को हमारे अनंत शुभकामनाएं। आदरणीय अनिल सेठ जी भी आ जाएं, जोरदार तालियां बजाएं अनिल सेठ जी के लिए। ठीक है, सभी का सम्मान हो चुका है। मैं अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। ग्रहण किया और सर आपको सम्मानित करते हुए हम स्वयं सम्मानित होते हैं, क्योंकि हमारी इतनी सर हैसियत नहीं है हम आप लोगों का सम्मान कर पाए, लेकिन हम लोग बहुत स्वार्थी लोग हैं। मैं भी शर्मा बहुत स्वार्थी हूँ, और मेरे बड़े भैया जितना मैं स्वार्थी हूँ उतने स्वार्थी हमारे बड़े भैया भूपेश सिकल भी हैं। हमें स्वार्थ ये होता है कि आपका सम्मान करते हुए हम भी सम्मानित हो जाते हैं, हम इसलिए आपका सम्मान करते हैं। तो सर हम आपको सम्मानित करते हुए स्वयं का भी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन शंकर जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। मैं
मैम थोड़ा वन स्टेप पीछे। मित्रों बहुत बहुत बधाई डॉक्टर भुवनेश सिंह जी को, इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम आपने अपने बीच रखा। सेल चेंज कर लेना इसके, कर तो लिया यार, पूरा ग्रुप लियो। अजय जी को मैंने कार्ड दिखा दो। देविंदर, अरे कार्ड दिखाया अजय जी को, माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। देविंदर भैया निवेदन है कि भैया आप थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हो रहा है भैया, थोड़े हमारा को छोड़ने जाते सर। मैं चाहता हूँ आप पूरी किताब लेके जाएं और आप थोड़े जरा भी प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा चलेगा। और खड़े के पे अपने स्थानों पर आ जाए। एक से बेहतरीन प्रस्तुति आपके बीच में है। मैं चाहता हूँ कि एमपी पैंथर्स एकेडमी की प्रस्तुति यहाँ पर आप देखने वाले हैं, मगर उससे पहले अभी यह 2 कैटेगरी में और यहाँ पर सम्मान दिए जाने हैं। अभी हमारे 22 लोग और शेष है जिनका यहाँ पर सम्मान किया जाना है। कृपया सब अपना स्थान ले लें, बैठ जाए, खड़ा कोई न रहे, पर्याप्त सीटें हैं यहाँ पर। और बच्चे थोड़ा शांत हो जाए यहाँ पर। हम अगले वार्डियों का यहाँ पर, अगली कैटेगरी का यहाँ पर सम्मान करें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पिछले वर्ष के अवार्डियों का हम यहाँ पर एक स्मारिका का लोकार्पण करें। जो हमारे पिछले साल के अवार्डी हैं, मैं चाहता हूँ कृपया वो एक बार आगे आ जाए मंच की ओर। पिछले वर्ष के हमारे वर्ष 2015 के जो अवार्डी हैं, कृपया एक बार मंच की ओर के अवार्डी महोदय हमारे सभी। रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं। जोरदार तालियां बजाएं। और जिन लोगों के हाथ में किताबें उन्हीं की हैं, किसी को देनी नहीं है, स्वयं पढ़नी है और फिर इसको पढ़ने के बाद में फीडबैक मिलेगा। और सबसे नहीं भैया रुक जाइए, अब ये थोड़ी अवार्ड मिलेगा तो आप भाग जाओगे। मैं चाहता हूँ आदमी काम से भाई आ जाओ, आदमी पाठक की सर उसका संपादन जो किया है बड़े भैया भुवनेश सिंह जी ने किया है, उसका लोकार्पण हम करेंगे। मैं चाहता हूँ आदरणीय विजेंद्र पाटिल जी को आप बीच में ले लें, इतनी बड़ी शख्सियत है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो अवार्डी थे पिछले साल के जिनको सम्मान मिला था वो अपना स्थान ग्रहण कर। जोरदार तालियां बजाएं। अटल है डॉक्टर भुवनेश सिंह जी है और इस पुस्तक में अटल जी की कविताओं को समाहित किया गया है। और अटल जी जो बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं हमारे बीच में, आप सब जानते हो, और आज भी हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। इसके बाद मैं पाठक जी को मंच में उनके वक्तव्य के लिए बुलाऊंगा। इसके बाद मैं चाहूंगा आदरणीय विजेंद्र पाटिल जी का सम्मान किया जाए। जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। देखने के साथ साथ आप तालियां भी बजाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं निवेदन करता हूँ आप अपने अतिथिगणों से आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नवीन पायल जी आए
अन्नपूर्णा टेरेस के मालिक हैं आप, पूर्वी दिल्ली के प्रमुख जनसेवी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री नवीन साहब जी का, जोरदार ताली। आप क्षेत्र के एक बहुत बड़े नाम होते हैं। आपने कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सेवा की है, जिनमें असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो लोग किसी चीज से छूट जाते हैं, सामाजिक हितों से छूट जाते हैं, उनको आपने आगे बढ़कर उनका सम्मान किया है और उनको अपनी सीढ़ी से लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अटल विभूति वैभव सम्मान देते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। उसके बाद मैं निवेदन करता हूँ श्री गिरीश मित्तल जी आए और हम आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं। श्री गिरीश मित्तल जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आप रामलीला के संचालक हैं। करोड़ बाग के प्रतिष्ठित आप एक व्यवसायी हैं और आपको सम्मानित करते हुए वैभव वेलफेयर सोसाइटी स्वयं को सम्मानित महसूस करती है। श्री गिरीश मित्तल जी। और उसके बाद मैं निवेदन करता हूँ श्री अमित गुप्ता जी आए, हम उनको भी सम्मानित करना चाहते हैं अटल विभूति वैभव सम्मान से। जैन माइंस के मालिक हैं आप, हीरो का आपका काम है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम अमित गुप्ता है, मैंने पढ़ लिया, आपका हीरो का काम है। जिनको हीरे खरीदते हो आप अमित गुप्ता जी की दुकान से खरीद सकते हैं। सर देखो मैंने आपको प्रचार भी कर दिया सम्मान के साथ साथ। मैं चाहता हूँ अमित गुप्ता जी आए, वो तो मैं चाहता हूँ श्री